हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ 1.5 वैद्युत आवेश के मूल गुण। तो आवेशों के बारे में हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, हम चालकों के बारे में पढ़ चुके हैं, कुचालकों के बारे में पढ़ चुके हैं, विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में पढ़ चुके हैं जिनसे होकर के आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि किसी विद्युत रोधी पदार्थ पर अगर हम चार्जों को रख देते हैं, आवेशों को रख देते हैं, तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वहाँ से आगे गति नहीं करेंगे, वहाँ से मूव नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी चालक की सतह पर हमने चार्ज रखे तो वो चार्ज जो होंगे, आवेश जो होंगे, वो पूरे चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे, क्योंकि चालक आवेशों को बहुत ही ना के बराबर प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। ना के बराबर इन सेंस मतलब प्रैक्टिकली बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, और इस वजह से वो जो आवेश होते हैं वो उसकी सतह पर, चालकों की सतह पर आराम से अपने आप को वितरित कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब हम इन विद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने ये देखा कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश, और इनमें एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब जैसे अगर आपके पास कहीं पर 3 प्लस चार्ज हैं और वहाँ पर 3 माइनस चार्ज हैं, तो ये दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, निरस्त कर देंगे, और वहाँ पर टोटल चार्ज 0 आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे उदासीन स्थिति है। कोई भी चार्ज वहाँ पर, आवेश वहाँ पर नहीं है। अब हम यहाँ विद्युत आवेश के अन्य गुणों का वर्णन करेंगे। ठीक है, यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं। बच्चों, ये बिंदु आवेश की परिभाषा है। क्या होते हैं बिंदु आवेश? बिंदु आवेश उस स्थिति में होते हैं जहां हम आवेशों से बहुत दूर हों, जिन आवेशों की हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिनका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, जिन आवेशों की वजह से हम आगे बल, विद्युत क्षेत्र, विभव, इन सब की स्टडी करेंगे, अगर हम उनसे बहुत दूर हैं, दूर हमारा ऑब्जर्वेशन, हम जहाँ खड़े होकर के अपना निष्कर्ष देख रहे हैं वो अगर बहुत दूर है, तो हम उन आवेशों को बिंदु आवेश कहेंगे। जरा इसको समझते हैं। एक मतलब तो ये होता है बिंदु मतलब होता है बहुत छोटा, एक हम सामान्य रूप से अर्थ माने बहुत छोटा। तो कहीं हमारे पास मान लो एक अकेला इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उस एक अकेले इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं रख दें तो वो अकेला इलेक्ट्रॉन हम एक बिंदु रूप में मान सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से हम 1-2 इलेक्ट्रॉन तो पाते नहीं, उनको अलग से उसको प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ऑलमोस्ट अभी तक तो हम प्रैक्टिकली नहीं पा पाए हैं। तो आप क्या कर सकते हो? ज़रा एक चीज़ सोचो, ज़रा मैं इस बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप समझ ली कि जैसे हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा चार्ज है। ठीक है, ये एक छोटा सा चार्ज हमने एक बिंदु बना दिया। तो अभी तो आप देख सकते हो कि हाँ, इसका आकार कुछ है, ठीक ठाक सा आकार है, और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसकी आप त्रिज्या निकाल सकते हो। तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा बड़ा सर्किल है, जिसको आप बड़ा मतलब एक ठीक ठाक सर्किल मानोगे। हम इससे दूर जा रहे हैं, तो जैसे आप इससे दूर होते जाओगे तो अब आप ज़रा अपने पुराने फैसले का एक बार ज़रा विचार करो। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इससे दूर होते जा रहे हो, तो अब ये जो चार्ज है जो आपने बिंदु बनाया था, अब आप देखो खुद ही यहाँ पर है, वो कितना छोटा हो चुका है। तो वही चीज़, बस खाली आप दूर चले गए उससे। तो यही चीज़ लिखा है कि यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज़ का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है, तो हम उसे बिंदु आवेश कहते हैं। तो बिंदु आवेश का मतलब है कि जब हम किसी आवेश से बहुत दूर हों तो हम उन आवेशों को एक बिंदु आवेश के रूप में देखते हैं, और हम यह मान लेते हैं कि वस्तु का संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर संकेंद्रित है। ठीक, उसी बिंदु पर हम मान लेते हैं, जैसे ये हमने अभी इससे पहले एग्जाम्पल में इसको देखा है। आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है आवेशों की योज्यता, कि आवेश, अगर बहुत सारे आवेश कहीं रखे हैं तो जुड़ते कैसे हैं, कुल आवेश हम कैसे निकालेंगे। तो कुल आवेश निकालने की जो तरीका है, बीजगणितीय योग का जो तरीका है, उसको हम लोग यहाँ पर जरा देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अब तक हमने आवेश की एक परिमाणात्मक परिभाषा नहीं दी है। ठीक है, नहीं दी है, तो अब तक हमने आवेश की एक परिमाणात्मक परिभाषा नहीं दी है, इसे हम अगले अनुभाग में समझेंगे। अंतरिम रूप से हम यह मानेंगे कि ऐसा किया जा सकता है और फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भले हमने यहाँ पर कोई एक सटीक परिभाषा अभी हम आवेश की नहीं दे पाए हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसी परिभाषा बना सकते हैं, और ये मान करके कि हम ऐसी परिभाषा बना सकते हैं, चलो आगे हम बढ़ जाते हैं।
यदि किसी निकाय में दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं तो निकाय का कुल आवेश Q1 तथा Q2 के बीजगणितीय रीत से, ये देखो, बीजगणितीय रीत से जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब अगर आपके पास कहीं पर चार्ज, जैसे मान लो आपके पास कहीं पर चार्ज थे 3, तो 3 था, एक चार्ज था -2 तो -2 है, फिर है +5, इस तरह से। तो आपको अगर ये 3 चार्ज कहीं रखे हुए हैं किसी निकाय के अंदर और आपको कुल चार्ज कितना है निकालना है, तो आप इसको जैसे नंबर जोड़ते हो समान रूप से, वैसे इनको जोड़ दो इनके +- साइन के साथ, क्योंकि चार्जों पर जो उनका चिन्ह होता है ऋणात्मक है धनात्मक है, इसका बड़ा महत्व होता है। तो अर्थात आवेशों को वास्तविक संख्या की भांति जोड़ा जा सकता है अथवा आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है। देखो बच्चों, यहाँ पर अब क्या कर रही है किताब, एक तुलना कर रही है आवेश में और तुलना कर रही है द्रव्यमान में। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही मूल कारण है। आवेश और द्रव्यमान ये दोनों ऐसे पदार्थ के मूल गुण हैं जिनको हमें समझने में काफ़ी समय लग गया कि आखिर से एक सवाल होता है। जैसे हमने कहा चार्ज कितना है, तो आपने कहा चार्ज इतने कूलाम्ब है, माइक्रो कूलाम्ब है। ये क्या होता है अभी पढ़ेंगे, कूलाम्ब मात्रक होता है। फिर हमने कहा चार्ज किस प्रकार का है, आपने कहा धनावेशित चार्ज, धनावेशित है या ऋणावेशित है, तो आपने ये जवाब दे दिया कितना है, आपने जवाब दे दिया किस प्रकार का है। फिर हमने कहा इससे कितना बल लग रहा है, तो आपने आगे बल भी दिखा दिया, इससे इसका क्षेत्र कितना है, आगे क्षेत्र दिखा दिया। लेकिन जब हम ये पूछते हैं कि आखिर इतना ही चार्ज क्यों है, हमने सवाल का मतलब क्या सवाल पूछा कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जो है, जो जिससे मिलकर पदार्थ बने हैं, उस पर चार्ज आता कहाँ से है। तो ये एक बड़ा ही गंभीर सवाल हो गया जिसके जवाब अभी हमारे पास उतने अच्छे तरीके से नहीं, हालांकि थ्योरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह को। ऐसा एक सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के पास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम द्रव्यमान है। तो अगला सवाल है कि आखिर द्रव्यमान आता कहाँ से है। हमने कहा हम 60 किलो के, 80 किलो के, 50 किलो के हैं, तो ये हमारा द्रव्यमान है। तो हमारा द्रव्यमान कहाँ से आता है, इसका जवाब देते देते हम पहुंचेंगे कि भाई हमारा शरीर इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है। क्योंकि उनके पास अपने द्रव्यमान है, इसीलिए वो सब कुछ जोड़ जाड़ के हमारा कुल द्रव्यमान है। तो फिर हमारा सवाल अभी भी वही है कि आखिर उन इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों के पास वो द्रव्यमान क्यों है। तो ये चार्ज क्यों है, द्रव्यमान क्यों है, ये ऐसे सवाल थे जिन्होंने एक लंबा समय, 100 साल, मतलब लंबे समय तक इंसानी दिमाग को झकझोर रखा है। हालांकि हिग्स थ्योरी वगैरह कुछ है हमारे पास थ्योरी, जिससे हम द्रव्यमान के बारे में काफ़ी सटीक तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। डिराक का भी कुछ थ्योरी है जिससे हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक तरीके से चार्जों के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये जो सवाल है कि चार्ज क्यों होते हैं, द्रव्यमान क्यों होता है, ये बड़े गंभीर सवाल हैं और इनको आप तब समझोगे जब आपको गणित काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाओ। जो गणितीय रूप में ही इनको जवाब देना है, इनको हम इस तरह से भाषा रूप में नहीं उतने अच्छे तरीके से आपको बता सकते। हम कुछ उपमाएं ले लेंगे, कुछ तुलनाएं कर लेंगे, अब वो तुलनाएं ही होती हैं। सटीकता आपको तभी दिखेगी जब आप गणित सीखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खैर हायर फिजिक्स की बात हो गई। यदि किसी निकाय में n आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Qn, तो निकाय का कुल आवेश Q1, Q2, Q3 + Qn के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दो सबको। आवेश का द्रव्यमान की भांति परिमाण होता है, मतलब जैसे उसमें परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि हमारा वजन 60 किलो है उत्तर दिशा में, 20 किलो है दक्षिण दिशा में, 90 किलो है पश्चिम दिशा में, ऐसा तो नहीं कहते हैं। हम एक द्रव्यमान अपना एक वजन बताते हैं तो उसका कोई दिशा नहीं होता। ऐसे आवेश का भी कोई दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती। तथापि आवेश तथा द्रव्यमान में एक अंतर है। इतनी समानताओं के बावजूद भी द्रव्यमान और चार्ज में कुछ अंतर है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। भाई हमेशा आप चार्ज प्लस में कहते हो, +60 किलो, +80 किलो, +10 ग्राम। -10 ग्राम कोई मतलब नहीं। आप जाओ कहो हमें आटा दे दो -3 किलो, तो वो क्या कहेगा, वो बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाएगा तो ये कहेगा ठीक है -3 किलो का मतलब हो गया तुम मुझे दो, +3 किलो का मतलब मैं तुम्हें दूं। ऐसा कुछ जैसे हम वर्क के साथ करते हैं। तो इसका मतलब है द्रव्यमान की ऋणात्मक का जो वैल्यू होती है इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आवेश या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। तो हमने देखा है कि 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, धन आवेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रा में मापे गए 5 आवेश 1, 2, -3, 4, -5 हैं, तब उसी मात्रक में निकाय का कुल आवेश, भाई इनको जोड़ दोगे तो -1 आ गया। तो आवेश -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान माइनस में नहीं होता। अब आगे है एक सवाल है, एक और गुण है, वैद्युत आवेश संरक्षित है।
संरक्षण का यहाँ पर सिद्धांत काम करता है। संरक्षण मतलब आप कह सकते हो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंजर्वेशन, बचा के रखना। हम इस तथ्य की ओर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमने कांच की छड़ ली, उसको रेशम के ऊपर रगड़ा, तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर एक तरह के चार्ज आ जाते हैं, रेशम के कपड़े पर एक तरह के चार्ज आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि चार्ज नए नहीं है जो नए बने हैं, बल्कि रेशम से कुछ चार्ज कहाँ चले गए, कांच की छड़ पर, या कांच की छड़ से कुछ चार्ज आ गए रेशम के कपड़े पर। ऐसा ही कुछ आदान प्रदान होता है। तो अगर हम कह रहे हैं रेशम के कपड़े से कांच के छड़ से मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए रेशम के कपड़े पर, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल के आए रेशम पे उतना प्लस चार्ज आ गया, और कांच पे उतना प्लस चार्ज आ गया, रेशम पे उतना ही माइनस चार्ज आ गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जो होते हैं उनका आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है, वो उत्पन्न नहीं होते और ना नष्ट होते हैं। ठीक है, उनमें उत्पन्न होने या नष्ट होने की स्थिति नहीं होती। वैद्युत आवेश युक्त कणों को दृष्टि में लाएं तो हमें आवेश के संरक्षण की धारणा समझ में आ जाएगी। जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है, दूसरी वस्तु उतना ही आवेश खोती है। ठीक है, सीधी सी बात है। बहुत सी आवेशित वस्तुओं में किसी वियुक्त निकाय के भीतर वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया के कारण आवेश पुनः विसरित हो सकते हैं, परंतु यह पाया गया है कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं, सब थोड़ा सा आप सोचो कि जैसे मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो हमारे पास एक निकाय है, ये निकाय है, इसमें कुछ हिस्से हैं। इसका हिस्सा ए है, ये हिस्सा बी है, हिस्सा सी है, और इस पर कुल चार्ज मान लो टोटल आवेश इस पर 0 था। ये जो पूरा बॉक्स के अंदर है ये पूरा निकाय है। तो ये जो मैं जो हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये एक निकाय है। अब क्या हुआ कि ये जो इसके अंदर ये जो हिस्से बने हैं इनमें आपस में टक्कर होना शुरू हुई, इनमें कुछ टक्करें होना शुरू हुई। टक्कर होने की वजह से ये जो बी है, इसका बी हिस्सा है, इस पे कुछ माइनस आ गए और उतना ही इसके ऊपर प्लस आ गए टक्करों की वजह से। तो जितना बी माइनस हुआ उतना ए प्लस होगा, और सी मान लो इस दौरान कुछ नहीं हुआ इसके साथ। तो अब क्या हुआ, अब आप देखो तो इस निकाय के अंदर कुछ हिस्सों में धनात्मक चार्ज है, कुछ हिस्सों में ऋणात्मक चार्ज है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखोगे तो ए पर जितना प्लस चार्ज है बी पर उतना ही माइनस चार्ज है, और इसकी वजह से टोटल चार्ज अभी भी आपका 0 ही होगा। तो निकाय के अंदर जो हिस्से थे उसके अंदर जो आवेश थे उनका वितरण हुआ, आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन ओवरऑल निकाय को देखने पर आपने पाया कि कोई भी उसके अंदर चार्ज का उलट पलट नहीं हुई है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, आप देखें कि कहाँ लिखा, बहुत सी आवेशित वस्तुओं में किसी वियुक्त निकाय के भीतर वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया के कारण आवेश विस्तृत हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया ए पे है, बी पे चला गया, परंतु यह पाया गया है कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है, और जो मैंने बताया है इस तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट के भांति के प्रयोगों के द्वारा इस चीज़ को पहले भी लोगों ने इसको कंफर्म कर चुके हैं। अब कह रहे हैं यद्यपि किसी प्रक्रिया में आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे आप किसी प्रक्रिया से चार्ज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, परंतु किसी वियुक्त निकाय के नेट आवेश को उत्पन्न करना अथवा नष्ट करना संभव नहीं है। जैसे हमने पीछे कहा, पूरे निकाय का कुल चार्ज 0 था, अंदर ही अंदर आपने एक हिस्से में चार्ज दिखाया, चार्ज को प्लस किया, चार्ज को माइनस किया, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम पे आपने कोई नया चार्ज नहीं जनरेट किया। कभी कभी प्रकृति आवेशित कण उत्पन्न करती है। जैसे एक प्रक्रिया है, थोड़ी के लिए सोचो, मान लो एक निकाय है, इसके अंदर आपके 4 न्यूट्रॉन हैं। न्यूट्रॉन पार्टिकल आप लोग जानते होंगे कि एक उदासीन पार्टिकल होते हैं। अब अंदर ही अंदर क्या हुआ कि इनमें से एक न्यूट्रॉन जो है वो टूटा और एक इलेक्ट्रॉन बन गया और एक बन गया पॉजिट्रॉन।
ठीक है, न्यूट्रॉन या चलो एक प्रोटॉन, और मान लो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन बन गया, हम इससे मानते हैं कि एक न्यूट्रॉन जो था वो टूटा और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में वो कन्वर्ट हो गया। इस तरह की प्रक्रिया हुई। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -1, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है +1। तो भले ही इस समय क्या दिख रहा होगा, निकाय के अंदर आपके 3 है न्यूट्रॉन, 1 है इलेक्ट्रॉन, 1 है प्रोटॉन, लेकिन चार्ज गिनो तो कितना है। न्यूट्रॉनों पे चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, प्रोटॉन पे चार्ज +1, तो -1 + 1 0, यानी अभी भी इस पूरे के पूरे निकाय का कुल आवेश कितना है, 0 है, जैसा कि पहले था। तो आपने देखा कि प्रकृति आवेशित कण उत्पन्न करती है। यहाँ प्रकृति ने न्यूट्रॉन को तोड़ के एक प्रोटॉन जो कि प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस है उत्पन्न किया, लेकिन फिर भी कहाँ लिखा है, कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का परिमाण में समान और विजातीय आवेश उत्पन्न होते हैं और इस रचना से पूर्व और रचना के पश्चात का कुल आवेश शून्य रहता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बनने के बावजूद भी उस पूरी की पूरी संरचना का जो कुल आवेश है वो अभी भी शून्य है, जैसा कि पहले था। चलिए अब हम तीसरे हिस्से में आते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण या क्वांटाइजेशन जो होता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक आधारभूत सिद्धांत है और आप आगे जा करके क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ोगे तो यहाँ पर हम एक बहुत ही छोटी सी चीज़ इसको समझ रहे हैं, छोटी सी चीज़ के रूप में इसको हम देख रहे हैं। देखिए, क्वांटाइजेशन या क्वांटम मैकेनिक्स का जो सिद्धांत है ये कहता है चार्ज केस में कि अगर किसी वस्तु पे टोटल चार्ज कितना है Q और एक सबसे छोटे चार्ज की इकाई ब्रह्मांड में एक्सिस्ट करती है, मतलब ये वो सबसे छोटा चार्ज है, स्मॉल e जो है वो सबसे छोटा चार्ज है जो ब्रह्मांड में रहता है। इससे छोटा चार्ज हम नहीं देखते हैं जो मुक्त रूप से घूम रहा हो, जिसको हम प्राप्त कर, जिसको हम देख सकें प्रायोगिक रूप से। तो E वो सबसे छोटा चार्ज है जिससे कि हम देखते हैं। और किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज Q है, तो अगर आप इस Q को E से भाग दोगे, अगर Q को E से भाग दोगे तो आपके जो भागफल आएगा वो हमेशा एक इंटीजर आएगा। इंटीजर मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 10,000 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.3 होगा, 1.92 होगा, 2.0901, ऐसे डेसिमल में, फ्रैक्शन में इस तरह की आपको वैल्यू कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पर मतलब है इसका। तो ये क्वांटमीकरण का सिद्धांत है वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो एक ई क्वांटिटी से, स्मॉल ई क्वांटिटी से पूर्णांकी गुणज होते हैं। पूर्णांकी गुणज होने का मतलब ये हुआ कि 1 गुना, 2 गुना, 50 गुना, 60 गुना, इस तरह से होंगे। जो भी 1, 2, 3 नंबर एग्जिस्ट करेंगे हम 1 गुना कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे 1.3 गुना है, 1.7 गुना है, दशमलव वाली बात नहीं आएगी। तो वही चीज़ लिखा है, प्रायोगिक रूप से स्थापित किया गया है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई जिसे ई द्वारा दर्शाया जाता है कि पूर्णांकी गुणज है। तो ई के पूर्णांकी गुणज हैं। इस प्रकार किसी वस्तु के आवेश स्मॉल q को सदैव हम कैसे दिखा सकते हैं, तो हम इस चीज़ को कैसे दिखा सकते हैं, एक फॉर्मूला है छोटा सा, ये देखो फॉर्मूला। तो हमने यहाँ तो q, आप कैपिटल Q हमने जिसे लिखा है इसे आप इसमें स्मॉल q मानो, तो स्मॉल q बराबर n टाइम e। तो यहाँ पर n कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। आवेश की यह मूल इकाई इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है। अब ये जो E है ये क्या, कौन से आवेश दिखा रहा है, ये वो आवेश है जो किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ये वो आवेश है जो किसी प्रोटॉन के ऊपर होता है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक मानते हैं, इसीलिए किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e तथा प्रोटॉन पर आवेश +e द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम ऋणात्मक आवेश को इलेक्ट्रॉन कहें, सकारात्मक आवेश को मतलब पॉजिटिव चार्ज कहें, लेकिन ऋणात्मक आवेश के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की बात कही थी। तो इसी तरह से परिपाटी के अनुसार हम जो ऋणात्मक आवेश है उसको इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं और जो धनात्मक आवेश है उसको प्रोटॉन का आवेश कहेंगे। विद्युत आवेश सदैव E का पूर्णांक गुणज होता है। इस तत्व को आवेश तथा क्वांटमीकरण कहते हैं। यही चीज़ क्वांटाइजेशन है। यही कि हमेशा जब भी आप गुणज में निकालोगे कि जब आप टोटल चार्ज को स्मॉल e से डिवाइड करोगे, स्मॉल e जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो हमेशा जो आपके पास नंबर आएगा वो कोई इंटीजर नंबर होगा, कोई 1, 2, 3, 4 दशमलव में, फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं होगी। वो प्लस माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने किस चार्ज से डिवाइड किया। आपने माइनस से डिवाइड किया है तो माइनस चार्ज, माइनस साइन वहाँ रहेगा, प्लस से डिवाइड किया है तो प्लस रहेगा। लेकिन
महत्वपूर्ण बात क्या है, जो रहेगा वो एक पूर्णांक होगा, ना कि दशमलव या फ्रैक्शन भिन्न के रूप में होगा। इसी तथ्य को, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो तथ्य है कि वो एक पूर्णांक होगा, इसी तथ्य को ही हम क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। भौतिकी में ऐसी बहुत सी अवस्थितियाँ हैं जहाँ कुछ भौतिक राशियाँ क्वांटीकृत हैं। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आप आइंस्टीन की जब बात पढ़ोगे तो उसमें पाओगे कि आइंस्टीन ने दिखाया था कि प्लांक ने बल्कि दिखाया था कि जो एनर्जी है उसका भी क्वांटमीकरण होता है, इसको हम फोटोन कहते हैं, जब आइंस्टीन की बात आई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। उसके अलावा हाइड्रोजन एटम का मॉडल जब आप पढ़ोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ोगे कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र के साथ एंगुलर मोमेंटम की दिशा का जो प्रक्षेप होता है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ेंगे आगे जा करके तो आप ऐसे बहुत सारी राशियाँ देखोगे जो क्वांटाइज्ड होती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, विद्युत क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारे क्वांटम नंबर जो आ रहे हैं आपके पास N, L, M, S, ये किसी न किसी तरह के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा ही आ रहे हैं। कोई एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग की वजह से होता है, कोई स्थिर कक्षा की वजह से होता है, कोई स्पिन की प्रॉपर्टी, घूर्णन की प्रॉपर्टी की वजह से होता है, वो आप आगे पढ़ोगे। तो यही लिखा है, भौतिक राशियाँ क्वांटीकृत हैं। आवेश के क्वांटमीकरण का सुझाव सर्वप्रथम अंग्रेज प्रयोगकर्ता फैराडे द्वारा खोजे गए विद्युत अपघटन के प्रायोगिक नियमों से प्राप्त हुआ था। सबसे पहले इसके बारे में हमें पता कैसे चला, हमें आइडिया कैसे लगा कि ऐसा होना चाहिए। तो जो फैराडे ने अपने प्रयोग किए थे क्वांटमीकरण के सिद्धांत के, उनसे हमको इस चीज़ के बारे में पता चला। फिर आगे 1912 में मिल्टन ने इसको वास्तविक प्रायोगिक रूप से इसको प्रदर्शित किया था। मिल्टन ने इस प्रयोग को किया था कि जैसे हम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उनका एक एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसको किया। उस सिद्धांत, उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने एक तो चार्ज की सही से वैल्यू निकाली और साथ ही साथ उसके क्वांटाइजेशन या क्वांटमीकरण के सिद्धांत को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया था। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आवेश का मात्रक कूलाम है, हमने इसको कूलाम माना। इसका प्रतीक कैपिटल C है। एक कूलाम को विद्युत धारा के मात्रक के पदों में परिभाषित किया जाता है, जिसके विषय में आप अगले अध्याय में सीखोगे। आगे के अध्याय में जब हम धारा की बात करेंगे तो हम एम्पियर का मात्रक बताएंगे और फिर हम इस क्वांटम के सिद्धांत को, इस चार्ज की परिभाषा को और अच्छे से बताएंगे। उस परिभाषा के अनुसार एक चीज़ आप समझ लो कि एक कूलाम वो आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है। आगे हम लोग सीखेंगे कि जब किसी तार से बहुत सारे चार्ज जो है जब गति करते हैं तो वहाँ पर एक क्वांटिटी आती है, इसको कहते हैं धारा, करंट। तो यही कह रहे हैं कि अगर आप 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड तक प्रवाहित कराना चाहते हो तो उसमें जितने चार्जों की आवश्यकता होगी, क्योंकि चार्जों गति से, आवेशों गति से ही धारा बहती है, तो 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड तक प्रवाहित कराने के लिए जितने चार्जों की आवश्यकता होती, वही चार्ज, वही परिमाण जो होगा चार्जों का, आवेशों का, वो 1 कूलाम होगा। ये इसकी परिभाषा है। और इन्हीं सारे प्रयोगों से और इन्हीं सारे डिस्कशन से हमने एक नंबर देखा है। ये वो नंबर है जिसकी वैल्यू हम इन सारे प्रयोगों से निकाल के लाते हैं कि मिल्टन के प्रयोग से और सबसे, कि इसकी वैल्यू 1.6029192 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होनी चाहिए। समान रूप से इतना लंबा नंबर नहीं लिखते, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये हम समान रूप से यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार -1 कूलाम आवेश में लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज़ को आपको निकालना होगा। कैसे निकालोगे इसको जरा सोचो। कैसे, अब सोचने के लिए मैं आपको बता ही देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास कितने कूलाम आवेश है, आपने कहा मेरे पास 1 कूलाम आवेश है, तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि टोटल आवेश जो होगा वो n गुणे किसी छोटे से आवेश E के बराबर होगा। ये छोटा सा आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कूलाम बटे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, इन्होंने कहा यहाँ पर आया है -1 कूलाम। चलिए, तो हम यहाँ -1 कर दें और चार्ज का भी -1 है तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब आप 1/1.6 × 10⁻19 इसको हल करोगे तो ये वही आ जाएगा, 6 × 10⁻18 कूलाम आवेश आपको यहाँ पर दिख जाएगा।
तो इस प्रकार से पाते हैं कि कूलाम वो आवेश है जो किसी तार में कहाँ गया, यह तो पढ़ चुके थे। इस प्रकार -1 आवेश में 6 × 1018 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में इतना विशाल परिमाण में आवेशों को यदा कदा ही सामना होता है और इसलिए हम इसके छोटे मात्रकों को, जैसे 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम या 1 मिली कूलाम 10⁻³ कूलाम का उपयोग करते हैं। इतना ज़्यादा 10⁻18 आवेश इलेक्ट्रॉन समान रूप से हम इतने ज़्यादा नहीं बात करते हैं, तो हम उनकी छोटी मात्रा रखें। कूलाम का 1000 गुना छोटा हो जाता है आपका मिली कूलाम से भी 1000 गुना छोटा होता है माइक्रो कूलाम। तो हम इतने छोटे छोटे चार्जेस का इस्तेमाल करते हैं, धारिता वगैरह में हम इसी का यूज करेंगे। यदि केवल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को विश्व में आवेश के मूल मात्रक हैं तो सभी प्रेक्षित आवेशकों को ई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर हम दुनिया भर में कोई भी आवेश लें तो कोई भी आवेश जो होगा वो या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 100 गुना होगा, 200 गुना होगा, 10,548वां गुना होगा, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो हम कह रहे हैं कि मान लो किसी वस्तु में N1 इलेक्ट्रॉन है और किसी वस्तु में N2 प्रोटॉन है। अभी N1 कुछ भी हो सकता है, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ कुछ भी हो सकता है, N1 भी कुछ भी हो सकता है, N2 भी कुछ भी हो सकता है। तो उस वस्तु पे कुल आवेश कितना होगा? अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज है प्लस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस, तो आप N2 - N1e हो सकता है। अब चूंकि N1 एक पूर्णांक है, N2 एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तो एक पूर्णांक आएगा। तो इस प्रकार से किसी वस्तु पर आवेश सदैव E का पूर्ण गुणज होता है। इस चीज़ को हम अंडरलाइन कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा जिसे E के चरणों में ही घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मतलब आप ऐसे घटाओगे 7E - 4E, आप ऐसे घटाओगे 9E - E, आप घटाओगे 10,001E - 9,481E, इस तरह की चीज़ें घटाओगे। तो जो भी ये घटा रहे होगे ये सब आपके पूर्णांक होंगे, पूर्ण गुणज होंगे। आप दशमलव में कभी भी बात नहीं करोगे। किंतु मूल मात्रक E का साइज बहुत छोटा होता है और स्थूल स्तर पर हम कुछ माइक्रो कूलाम के आवेशों को ही व्यवहार में लाते हैं। इस पैमाने पर यह दृष्टिगोचर या तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता है कि किसी वस्तु का आवेश E के मात्रक में घट रहा है या बढ़ सकता है। आवेश की कणीय प्रकृति लुप्त हो जाती है और यह सतत प्रतीत होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा NCERT आपका लेवल आगे ले जा रही है। वो सततता और वियोज्यता में आपका अंतर ला रही है। वो डिस्क्रीटनेस को और कंटिन्यूटी को समझाने का प्रयास कर रही है किताब। ये कहती है कि जैसे अगर हम किसी वस्तु को बहुत पास से देखते हैं तो हमें उसमें वो सारे भेद दिखाई पड़ते हैं कि हाँ ये किन किन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है। लेकिन जब हम उसको दूर से देखते हैं या स्थूल रूप से देखते हैं, बड़े पैमाने पर देखते हैं, तो हम उसकी उस डिटेलिंग को, उस माइन्यूट चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ये चीज़ अगली लाइन में लिखी है। इस स्थिति की तुलना बिंदु तथा रेखा की ज्यामितीय परिकल्पनाओं से की जा सकती है। दूर से देखने पर कोई वस्तु बिंदुवत रेखा हमें सतत प्रतीत होती है, परंतु वह वास्तव में सतत नहीं होती है। जिस प्रकार एक दूसरे के अत्यधिक निकट से बहुत से बिंदु हमें सतत रेखा का आभास देते हैं, उसी प्रकार एक साथ लेने पर बहुत सारे आवेशों का संकलन भी सतत आवेश वितरण जैसा दिखाई देता है। क्या कह दिया इन्होंने, जरा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको जूम की स्थिति में ले जा रहा हूं। ओके, देखो भाई, जैसे हम आपको ये दिखा रहे हैं। अब इस समय आप क्या देख रहे हो? बहुत सारी बूंदें हैं, डॉट हैं, बहुत सारे डॉट हैं जो कि आप लगभग अलग पहचान सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि भाई जरा इस वीडियो को फ्रीज करके बताओ मैंने कितने डॉट बनाए हैं, तो आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके इन डॉट की संख्या को कुछ हद तक गिन सकते हो। तो यहाँ मैंने लगभग गिनने लायक डॉट बना दिए हैं, बिंदु बना दिए हैं। अभी तो हम काफ़ी पास से देख रहे थे, अब हम जरा जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने का एक तरह से मतलब है हम दूर जा रहे हैं। तो अब हम दूर जा रहे हैं, ठीक है, दूर जा रहे हैं। अब आप देख रहे होगे, आपको अंतर लग रहा होगा किस तरह से अब वो चीज़ें आपकी नज़र से दूर जा रही हैं। ये देखिए, अब अभी नज़र से दूर जा रही होंगी चीज़ें। अब इस स्तर पे आप आकर के देखो तो वो जो हरी लाइन मैंने ड्रॉ की थी, क्या वो हरी लाइन आपको एक कंटिन्यूअस लाइन के रूप में नहीं दिखाई पड़ रही? ये देखो, ये है वो लाइन। अरे क्या कर दिया, ये देखो, ये है वो लाइन।
तो अब ये लाइन एक कॉन्टिन्यूस लाइन के रूप में आपको दिख रही होगी। अब आप उन छोटे 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 जो डॉट मैंने बनाए थे उनको आप नहीं देख पा रहे हो, है ना, ऐसा हो रहा होगा। तो यही चीज़ लिखा है कि जिस प्रकार एक वस्तु के अत्यधिक निकट से बहुत से बिंदु हमें सतत रेखा का आभास देते हैं, उसी प्रकार एक साथ लेने पर बहुत सारे आवेशों का संकलन भी सतत आवेश जैसा दिखाई पड़ता है। और जैसे ही ये सतत आवेश हमें दिखाई पड़ता है, हमारे क्वांटमीकरण के सिद्धांत वहाँ पर अब ठीक से काम नहीं करते हैं। क्वांटम का जो रूल है वो ये कहता है कि जब हम बहुत बड़े स्तर पर चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ क्लासिकल सिद्धांत काम करते हैं, वहाँ क्वांटमीकरण सिद्धांत की वैल्यू उतनी नहीं रह जाती, उनका कोई उतना असर नहीं रह जाता है। तो स्थूल स्तर पर हमें आवेशों का व्यवहार करते हैं जो इलेक्ट्रॉन ई के आवेश की तुलना में परिमाण में अधिक विशाल होते हैं। स्थूल स्थिति का मतलब ये होता है, स्थूल स्तर का मतलब होता है समान रूप से। जैसे अगर हम इस पेंसिल को लिए हैं, इस स्टिक को लिए हैं, तो इसमें कितने करोड़ इलेक्ट्रॉन हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं, और मतलब हमें इससे कोई उस तरह का कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम इसका वजन देख सकते हैं, इसकी सरफेस की रफनेस देख सकते हैं, ये सब, इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसके अंदर कितने आवेश, कितना क्या है, वो हमारे लिए कोई उतना बड़ा मतलब नहीं रहता। चूंकि E 1.6 × 10⁻³ परिणाम में 1 माइक्रोकूलाम आवेश में 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का 10⁻13 गुना आवेश होता है। इस पैमाने पर यह तथ्य कि वस्तु के आवेश की कमी केवल E के मात्रक में हो सकती है, इस कथन से सर्वथा भिन्न नहीं है कि आवेश सतत मान ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार स्थूल स्तर पर आवेश के क्वांटीकरण का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है और इसकी उपेक्षा की जा सकती है। आप इस चीज़ को, जो मैंने बताया है वही चीज़ है, ये थोड़ा सा क्लिष्टता के साथ बता रहे हैं। आपको क्या चीज़ है जो यहाँ पर माने रखनी है, जो चीज़ अपने नोट्स में रखनी है कि स्थूल स्तर पर आवेश के क्वांटीकरण का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है और इसकी उपेक्षा की जा सकती है। स्थूल स्तर पर क्वांटमीकरण का सिद्धांत हम उपेक्षित कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें गहराई में जाएंगे, लेकिन जैसे सूक्ष्म स्तर पर जहां आवेश के परिमाण ई के कुछ दशक या कुछ सतत कोटि, यानी कि जहां कुछ 100 इलेक्ट्रॉन या कुछ 150 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पर जहां गणना की जा सकती है, संभव है, वहां पर आवेश जो है हमें अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर एक सवाल होता है, क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण को हम कब उपेक्षित करेंगे? जब संख्या बहुत ज़्यादा होती है और हम उसको दूर से देख रहे हैं। जब सूक्ष्म स्तर पे हम जाते हैं तो हम क्वांटमीकरण सिद्धांत को उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह की सीमाओं की बात हम कर रहे हैं, क्वांटम के नियम के सिद्धांत कब काम करते हैं और कब नहीं काम करते हैं। अब आप देखो, ये है अगेन एनसीईआरटी की पावर। वो आपसे क्वांटाइजेशन डिस्कस करके न केवल क्वांटाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं चार्जों का, बल्कि उस सीमा की बात कर रहे हैं कि कब वो क्वांटाइजेशन आपके लिए मायने रखता है और किस स्थिति में आप उस क्वांटाइजेशन को ओवररूल कर सकते हो। तो अतः यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस परिमाण में आवेश की बात हो रही है। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थोड़ा डिस्टर्बेंस है अभी बैकग्राउंड में, ओके। फिर हम अगले क्लास में आपसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के। ओके, टेक केयर।